हे एवरीवन, आई नो आप में से कुछ लोग मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि कल मैंने एफएफ तो शेयर नहीं किया। एक तो मैं इतने दिनों बाद आई, ऊपर से मैं गैप भी कर रही हूँ। आप लोगों को शिकायतें भी होंगी मुझसे, पर कभी कभी मुझे भी थोड़ी सी शिकायत होती है आप लोगों से, क्योंकि मैं 2 एफएफ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लोग सिर्फ एक एफएफ को देखते हैं और एक दूसरे एफएफ को टोटली इग्नोर कर देते हैं। मुझे वो थोड़ा बुरा लगता है। एक तो मैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम जा रहा है मेरा एडिट करने में, वीडियो 3 घंटे तो चले जाते हैं। अगर मैं ना करूँ तो 3 घंटे बच जाए, मेरे बहुत से काम हो जाएंगे, पर फिर भी मैं मेहनत करती हूँ। जब कुछ मिलता नहीं तो बुरा लगता है, इसीलिए कल मेरा मन नहीं किया करने को शेयर। वैसे ही बहुत सी प्रॉब्लम से घिरी रहती हूँ मैं आसपास, और एक तो डिमोटिवेशन हो जाता है तो कोई काम ही नहीं होता। सॉरी, कल नहीं कर पाई, इसी वजह से। आई होप आप लोग समझेंगे। कोशिश करूँगी डेली अपडेट करने की। अगर ऐसे ही व्यूज़ आते रहे तो पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं अच्छे से, देखते हैं। चलिए अभी इस पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लानवांग जी को किसी ने अपनी ओर खींच लिया था और लानवांग जी को पता चल गया था कि ये एक आर्मी मैन है और उसकी ही कंट्री से है। अब आगे देखते हैं। बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छिपे हुए कमांडो शियन ने बहुत से दुश्मनों को खत्म कर दिया था। कोई भी अभी तक उसकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं लगा पाया था। कुछ लोग बचे हुए थे जो कोई डिफेंस करने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए थे। अभी सब कुछ शांत है। लानवांग जी भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। वो अपने थोड़ी दूरी पर खड़े शख्स को सही से नहीं देख पा रहा है, जो दुश्मनों को एक एक कर मार रहा है। लानवांग जी को लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन शियन वो जानता है कि ये शांति बस कुछ ही देर की है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ये तो बस कुछ ही लोग थे जो उसके हाथों मारे गए हैं। अभी तो शियन को उनका इंतजार है जिसके लिए वो इस मिशन में आने को तैयार हुआ है, और शियन पूरे सब्र के साथ उन लोगों का इंतजार कर सकता है। कुछ समय बीतता है। शियन को एक और से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि ये आवाज़ कैसी है। वो झट से लानवांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर एक झाड़ी के पीछे आ जाता है। ये इतना तेजी से हुआ कि लानवांग जी कुछ समझ ही नहीं पाया। वो अपना हेड टर्न कर अपने साइड में आर्मी मैन को देखता है, जो पूरी तरह कवर है। उसकी आंखें बस नजर आ रही है। अचानक से शियन लानवांग जी को झाड़ियों के पास और झुका देता है, और लानवांग जी वो झुक जाता है। वो कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उनकी जान को खतरा हो। शियन अपनी गन के साथ तैयार था। जैसे ही दुश्मनों का टैंक उस एरिया में एंटर करता है, वुशियान उसे भी उड़ा देता है। जैसे तैसे सोल्जर अपनी जान बचाकर इधर उधर छिपने लगते हैं, लेकिन वुशियान वो फायरिंग करना नहीं रोकता। एक सोल्जर सेफ जगह पर जाकर अपने बॉस से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है, बॉस, उसका पता नहीं चल पा रहा है, हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। वो काफ़ी दूरी में है, उसकी नज़र हम पर है, लेकिन हम उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे। बॉस यानी बेन रोहान कहता है, क्या बकवास है, कि तुम्हें पक्का यकीन है कि वो एक ही इंसान है? सोल्जर कहता है, यस बॉस, वो एक ही है। मुझे लग रहा है कि वो कोई स्नाइपर है, उसका एक भी निशाना नहीं चूकता। बेन रोहान कहता है, क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो क्या? चाइनीज आर्मी में कोई इतना तेज स्नाइपर है ही नहीं जितना वो हुआ करता था, और वो नहीं हो ही नहीं सकता। आखिर कौन है जो फिर मेरे रास्ते में आ रहा है? मैं वहां आ रहा हूँ, तब तक कैसे भी उसकी लोकेशन का पता करो, और जैसे ही लानवांग जी दिखे उसे तुरंत गोली मार देना। सोल्जर कहता है, जी बॉस। शियन की तरफ से फायरिंग रुकी नहीं थी। जैसे ही कोई बाहर निकलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता, शियन उसे अपनी गन से भून देता, लेकिन लानवांग जी की एक हरकत की वजह से वो दोनों उस ग्रुप के लीडर की नजर में आ गए थे। लानवांग जी कब से झाड़ियों में बिना हिले डुले छिपा हुआ था, जो करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। शियन एक ट्रेंड कमांडो है। वो 24 घंटे से ज्यादा समय तक एक ही जगह पर बिना कोई हरकत किए छुपकर रह सकता है, लेकिन लानवांग जी
वो ऐसा नहीं कर पाया और जैसे ही वो झाड़ियों से ऊपर उठा वो उस लीडर की नज़र में आ गया। उसने तुरंत उस और फायरिंग करना शुरू कर दिया। श्रेयन जल्दी से लान वांगजी को नीचे खींचता है और उसे लेकर वहां से बचकर जंगल की ओर भागने लगता है। वो जानता है कि वो लोग अभी उन्हें फॉलो कर रहे होंगे। फिलहाल जब तक उन्हें सही जगह नहीं मिल जाती छिपने की, उन्हें भागना होगा। वो जंगल के दूर तक आ गए थे। लान वांगजी अब और नहीं भाग सकता। वो रुक जाता है। श्रेयन ये देखकर अपने आसपास देखता है। दूर कहीं उसे पानी की आवाज सुनाई देती है। वो लान वांगजी को लेकर उस तरफ चला जाता है। वहाँ एक झील है। लान वांगजी पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। वो जैसे ही वहाँ से निकलने वाले होते हैं, फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है। श्रेयन जल्दी से लान वांगजी को अपने पीछे कवर करता है और उसे लेकर एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। वो देखता है कि वो लोग नजदीक आ रहे हैं। श्रेयन वापस से अपनी फायरिंग पोजीशन पे आ जाता है और इस बार वो हर एक को मार देता है। उनमें से कोई भी नहीं बचा था। श्रेयन अपनी जगह से उठता है। वो पीछे पलट कर देखता है तो लान वांगजी जमीन पर बेहोश गिरा हुआ है। श्रेयन थोड़ी देर तो उसे देखता है और फिर झुककर लान वांगजी को सही से एक पत्थर पर टिका देता है। कुछ घंटे बाद लान वांगजी की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने एक ऐसा मंजर चल रहा था जो बहुत ही खौफनाक है उसके लिए। सामने श्रेयन एक जमीन पर गिरे शख्स को लगातार चाकू से स्टैब किए जा रहा है। वो इंसान मर चुका है उसके बाद भी। लान वांगजी देखता है आसपास भी ढेरों लाशें पड़ी हुई है। सब तरफ खून ही खून है। पानी भी लाल हो गया है। लान वांगजी घबराहट के मारे पीछे पीछे होते जा रहा था। अचानक ही श्रेयन जो उस इंसान को स्टैब कर रहा था वो पलटकर लान वांगजी को देखता है। अपनी लाल आंखें और खून से लथपथ हाफ एक्सपोज्ड चेहरे के साथ। वो इस वक्त बहुत ही भयानक लग रहा है। लान वांगजी डर के मारे फिर से बेहोश हो जाता है। श्रेयन लान वांगजी से अपनी नजरों को दूर कर नीचे गिरे शख्स को देख रहा है जो कोई और नहीं वैन रोहान है। श्रेयन की आंखों में उसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा नफरत झलक रही है। उसके सामने कुछ सीन चल रहे हैं जहां वो अपने बाबा के साथ है। समय है 1982 का। उसके बाबा कहते हैं, वुशियान, तुम अब स्नाइपर कमांडो बन गए हो। हमेशा याद रखना, देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हमेशा अपने काम को अहमियत देना। श्रेयन, जिसका असल नाम है वी वुशियान, वो अपने बाबा जो एक चीफ मार्शल है उन्हें सैल्यूट कर कहता है, बाबा, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं एक चॉपर आर्मी बेस कैंप की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बीच में ही वो बहुत ही बुरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। वुशियान जो आर्मी बेस में मौजूद था वो जोर से चीखता है, बाबा। उस चॉपर में वुशियान के बाबा मौजूद थे जो ब्लास्ट की वजह से कुछ और आर्मी सोल्जर्स के साथ मारे गए। दूसरे सीन में देखते हैं वुशियान अपने चैम्बर में मौजूद है। अपने बाबा की मौत के सदमे से वो अभी तक उभर नहीं पाया है। वो बहुत ही टूटा हुआ बेबस शांत खड़ा है। जनरल गाओ वुशियान के पास आते हैं। वो बस उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वुशियान कोई भी रिएक्ट नहीं करता। जनरल गाओ कहना शुरू करते हैं, वैन रोहान, अपोजिशन का लीडर, उसने दुश्मन देश को चीफ के चॉपर में होने की इंफॉर्मेशन दी। चॉपर में पहले से ही बॉम्ब फिट था। शायद ये उस वक्त किया गया होगा जब चीफ उस फंक्शन में मौजूद थे। वैन रोहान ने ये साजिश बहुत पहले से कर रखी थी और मौका मिलते ही। इतना कहकर जनरल गाओ शांत हो जाते हैं। उन्हें आगे कहने की जरूरत नहीं। वुशियान अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और उसकी आंखों से वो आंसू बह जाता है जो वो होल्ड किए हुए था। वो अपनी कांपती आवाज में कहता है, उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। तड़पा तड़पा कर नहीं मारा उसे, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वुशियान चैम्बर से बाहर निकल जाता है। गाओ लियांग उसे रोकते हुए उसके पीछे जाते हैं। श्रेयन, रुक जाओ, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा वैसा कदम मत उठाओ।
उसका क्राइम साबित नहीं हुआ है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शियन। उशियान नहीं रुकता। वो इसी तरह बिना सोचे वैन रोहन को मारने निकल पड़ता है, पर अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाता। अपने सीनियर के ऑर्डर ना मानने और कानून को हाथ में लेने की उशियान को कोर्ट मार्शल पनिशमेंट मिली, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट। इस वक्त तक वैन रोहन देश छोड़कर जा चुका था। उसे पता था अगर वो वापस आएगा तो उस चीफ का बेटा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन कुछ सालों बाद उसे ये खबर मिलती है कि उस चीफ के बेटे ने आर्मी छोड़ दिया है। इसे जानकर वैन रोहन फ्री हो गया था। वो नए नए पैटर्न को आजमाया करता था चाइना की सत्ता को पाने के लिए। उशियान के जाने के कारण उसका काम आसान हो गया था, लेकिन वैन रोहन नहीं जानता था कि उशियान कभी आर्मी से निकला ही नहीं। वो एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनकर आर्मी में ही था, जो सोल्जर को ट्रेन किया करता था। उसे आर्मी सीनियर्स ने वापस से स्पेशल फोर्सेस की ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा, लेकिन उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। इसकी वजह भी सभी जानते थे। अगर उस वक्त उशियान को नहीं रोका जाता तो वो वैन रोहन को इस तरह खत्म करता कि कोई ये पहचान भी नहीं पाता कि उसे मारा किसने। लेकिन एक स्नाइपर होते हुए भी आर्मी ने उशियान को रोका, जिसका गुस्सा उशियान के अंदर इतना भरा हुआ है कि उसने उसके बाद से कोई मिशन हैंडल ही नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपनी कमांडो की ड्यूटी भी छोड़ दी। आर्मी को इसका गहरा नुकसान भुगतना पड़ा, पर वक्त भी बीत चुका था। वो कुछ नहीं कर सकते अब। लेकिन जब वैन रोहन के इस बेवकूफी भरे प्लान का पता जनरल गाओ को लगा, तो वो ये मौका अपने हाथ से कैसे गवा सकते थे, अपने जाबाज स्नाइपर कमांडो को वापस उसकी ड्यूटी पर लाने का मौका। और वैसा ही हुआ। अभी उशियान अपने दिमाग में घूम रहे इन सारे सीन्स से बाहर निकल आता है। वो पास में ही एक पेड़ पर जाकर टिक जाता है। उशियान लगातार वैन रोहन की लाइफलेस बॉडी को देखे जा रहा है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बदतर है। उशियान अपने चेहरे से मास्क को हटाकर एक लंबी सांस लेता है। उसके अशांत मन को इतने सालों बाद अब जाकर शांति मिली है। कितनी देर तक उशियान ऐसे ही वहां खड़ा रहता है पता नहीं। लान वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। उसे सबसे पहले तारों से टिमटिमाता आसमान नजर आता है। रात हो चुकी है, आसपास अंधेरा है। वो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। उसके सिरहाने कुछ है। लान वांगजी धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है। वो पीछे देखता है तो वो एक आर्मी बैग के ऊपर सर रखकर सो रहा था। इस बैग को देखकर लान वांगजी को वो सीन याद आता है जहां सीएन वैन रोहन को ब्रूटली किल कर रहा था। लान वांगजी झट से अपनी नजरों को आसपास करता है। उसे थोड़ी ही दूरी पर शियन नजर आता है, जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उससे थोड़ी ही दूरी पर आग जल रही है। लान वांगजी के मन में ख्याल आता है, क्या उसे यहाँ ये सोल्जर लेकर आया है? शियन का फेस अभी भी कवर है, उसकी आंखें बस नजर आ रही है। जब शियन लान वांगजी की नजरों को अपने ऊपर महसूस करता है तो वो अपना हेड टर्न कर उस ओर देखता है। वो लान वांगजी से ज्यादा दूर नहीं था। लान वांगजी की आंखें उशियान की आंखों से मिलती है। लान वांगजी को उशियान की आंखों में वही कोल्डनेस नजर आती है जो पहली बार उसने देखी थी। वो तुरंत अपनी नजरों को झुका लेता है। उसे उशियान की ये आंखें डरा रही हैं। वो उशियान के उस खौफनाक रूप को नहीं भूला है। वो चुपचाप बैठ जाता है। वो सामने जल रही आग को देख रहा है। तभी उसे महसूस होता है कि शियन उसके पास आ रहा है। वो झट से अपनी आंखें उस ओर करता है। शियन उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है। शियन को लान वांगजी की आंखों में डर नजर आ गया था। वो नीचे झुककर अपने बैग से कुछ निकालता है और उसे लान वांगजी की ओर बढ़ा देता है। लान वांगजी शियन के हाथ को देखता है, जिसमें एक ब्रेड का पैकेट है। लान वांगजी थोड़ी देर उसे देखने के बाद अपने कांपते हाथों से उस ब्रेड को ले लेता है। शियन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और लान वांगजी से अपनी नजरों को नीचे रख कहता है,
मिस्टर लान, सवेरा कुछ घंटों में हो जाएगा। खाने के बाद क्या आप यहाँ और देर आराम करना चाहते हैं या फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए? लान वांगजी ने अब जाकर वुशियान की आवाज को सुना, जो एकदम स्ट्रिक्ट थी, सख्त आवाज। भले ही उसने पोलाइट तरह से ये बात कही, लेकिन आवाज में नरमाहट नहीं थी। लान वांगजी अपने आप को संभाल कर कहता है, नहीं नहीं, मुझे आराम नहीं करना। मुझे जल्दी से चाइना पहुंचना है, मेरे बाबा के पास। वुशियान कहता है, ओके मिस्टर लान, और लान वांगजी को बोकर वहां से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। लान वांगजी को भूख लगी थी। उसने 2 दिन 1 रात से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए वो उस ब्रेड को खाने लगता है। कुछ समय बाद वुशियान और लान वांगजी जंगल से अपने देश की बॉर्डर की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं। प्रेस्टन लान बहुत ही ज्यादा परेशान है। अभी तक उनका बेटा नहीं आया है। उनके मन में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं कि वांगजी ठीक तो होगा ना, उसे कुछ किया तो नहीं होगा उन लोगों ने, कहीं उन लोगों को लान वांगजी की असली पहचान तो नहीं पता लग गई। ऐसे कई गलत गलत विचार प्रेस्टन लान के मन में आ रहे थे। उनके एडवाइजर मिस्टर शू कहते हैं, सर आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक होगा, भरोसा रखिए। प्रेस्टन लान कहते हैं, कैसे परेशान ना हो मैं? पूरे 2 दिन होने वाले हैं, मेरा बेटा अभी तक मेरे पास नहीं आया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। शू, वांगजी को कुछ हुआ तो नहीं होगा? कमांडो ने उसे बचा तो लिया होगा ना? मिस्टर सू कुछ कहते उससे पहले ही जनरल गाओ ऑफिस के अंदर आते हुए कहते हैं, सर एक राहत भरी खबर है। कमांडो सीएन ने दुश्मनों को खत्म कर दिया है। वो मिस्टर लान वांगजी को लेकर हमारी बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। हमारे सोल्जर्स ने उन्हें देखा है और हेडक्वार्टर तक इस खबर को पहुंचाया है। हमारा हेलीकॉप्टर निकल चुका है मिस्टर लान को लेने। वो अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंच रहे होंगे। प्रेस्टन लान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहते हैं, क्या जनरल गाओ आप सच कह रहे हैं? मेरा वांगजी यहाँ आ रहा है? जनरल गाओ अपना सर नोट कर कहते हैं, यस सर, वो अभी कुछ देर में ही यहाँ पहुंच रहे होंगे। प्रेस्टन लान के दिल को अब जाकर सुकून मिला था। वो तुरंत ऑफिस के बाहर निकल जाते हैं। उन्हें जरा भी इंतजार नहीं हो रहा अपने बेटे को देखने का।